जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 30 नवंबर। नवंबर महीने का आखिरी दिन और यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 187 डेज आर लेफ्ट। ये अभी नवंबर दिसंबर सब शादी ब्याह का माहौल चल रहा हो। आप में से कुछ लोग अभी भी वो दिवाली से लेके क्रिसमस और शादी इधर उधर ही सब सोशल इवेंट में लगे हैं। तो ऐसी गलत फहमी में मत रहो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। 180 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, गिनो 6 महीने। सामने सब्जेक्ट कितने हैं? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, सी सेट, सब गिनो तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक एक महीना या 15-15 दिन भी दो तो भी कवर करना मुश्किल हो जाए। तो मतलब लिमिट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस फेस्टिवल्स, पार्टी, ये सब करने के लिए बाकी ज़िंदगी पड़ी है अपने पास। अभी ये गिन के रखो, 3 साल मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने हैं, इधर नहीं तो उधर कोई ना कोई जगह मेरा पहले सिलेक्शन आए, फिर बाकी ज़िंदगी एंजॉय करनी ही है। खैर, आज का मुद्दा है कि ये 30 नवंबर के करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। आज पॉलिटी के समाचार ज़्यादा थे। कुछ एक रूल 256 जिसके अंतर्गत राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रोल के खिलाफ कानून बन रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एसेट डिवीजन के बारे में कुछ विवाद चल रहा है। बारबाडोस में रानी का वो तंत्र था, रानी तंत्र या राजतंत्र, वो खत्म हो गया। अब होगा गणतंत्र, प्रजातंत्र, रिपब्लिक बनेगा। तो ये सब क्या है। इसके अलावा आज रात मतलब मंगलवार रात 8 बजे यूपीएससी मेंस 2020 मतलब लेटेस्ट लास्ट जो पेपर हुआ उसके पेपर 3 के इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट, डिजास्टर के सवाल मैंने सॉल्व कर दिए थे। साइंस और सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर मेंस में जो प्रश्न पूछे गए उसके मॉडल आंसर क्या, उसकी फ्री लेक्चर सीरीज होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में है उसका वीडियो लिंक एंड फ्री कूपन कोड टू अनलॉक दिस इज monal.org। क्या अभी आते हैं अलग अलग करंट अफेयर्स। नॉन आईएएस एग्जाम में पर्सन इन न्यूज़ अपॉइंटमेंट में ट्विटर का सीईओ था जैक डॉर्सी, उसकी जगह भारतीय व्यक्ति पराग अग्रवाल उसको सीईओ बनाया गया है। उसके अलावा वो माइक्रोसॉफ्ट में कौन है, गूगल में कौन है, ये सब याद रखना चाहिए। ये घिसे पीटे प्रश्न आते रहते हैं नॉन आईएएस एग्जाम पर्सन इन न्यूज़ में। पॉलिटी में मीन्स में कुछ बार प्रश्न एक रिपीट हुआ है कि संसद में जो डिबेट चर्चा होती है उसका स्तर गिर रहा है। द क्वालिटी ऑफ डिबेट इज डिक्लाइनिंग इन पार्लियामेंट, रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी इज डिक्लाइनिंग इन पार्लियामेंट। एक एक सांसद का कोई भूमिका है ही नहीं, वोट करो और घर चले जाओ। तो उसकी जब आप चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक और मुद्दा हमें मिलता है कि पिछले साल सितंबर महीने में 3 कानून बनाए गए किसान के लिए, तो जो पास किए गए तब भी कुछ डिबेट खास हुई नहीं, और अभी 2021 में उनको रिपील या रद्द किया गया तब भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो आजकल आज सब कॉलम में वो चिंता है कि मतलब क्वालिटी ऑफ डिबेट, चर्चा तो होनी चाहिए, ऐसे ही बस जिसके पास मेजोरिटी है वो पास कर रहा है या रद्द कर रहा है। पॉलिटी में एक और भी चीज़ की है, पार्लियामेंट में डिबेट की क्वालिटी गिर रही है, इंडिविजुअल एमपी का रोल गिर रहा है, तो धमाल सब ज़्यादा हो रही है। उसके मामले में राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसका रूल 256 उस हिसाब से ये बदतमीजी, बदसलूकी, डिसरप्शन करे तो सस्पेंड कर सकते हैं एक सेशन के लिए। ऐसे कुछ 12 एमपी जिन्होंने अगस्त महीने के मॉनसून सेशन में धमाल की थी, महिला मार्शल के साथ बदसलूकी की थी, उसको विंटर सेशन के लिए अभी सस्पेंड किया गया है। अब उसकी लंबी चौड़ी यहाँ पर एक्सप्लेन सीरीज थी, उसमें जाने लायक जो मुद्दे थे कि अच्छा 1963 में पहली बार कोई ऐसे सस्पेंड हुआ था क्योंकि वो प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भाषण में अड़चन कर रहा था। इस बार की यूपीएससी प्रीलिम में भी ऐसा कुछ पूछा कि 3 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, और कौन सा वाला आदमी था जो पहली बार ये किया था। सो देन यू नीड टू बी लिटिल बिट अवेयर कि अच्छा ये पहली बार सस्पेंड नहीं हुआ, 60s के ज़माने में भी लोग हो चुके हैं। और फिर सब अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। उसकी समरी मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी में बना दी है, आराम से पढ़ लेना। टेक्स्ट नोट्स ये मिल जाएंगे मेरी टेलीग्राम चैनल monal.org, और जब ज़्यादा दिनों का जमा होगा तो अपनी वेबसाइट पर भी मैं वो अपलोड कर देता, तो वो सब देख लेना। सीधा फिर आगे बढ़े पेज 8-9 कॉलम में। कुछ तो कॉलम जो कुछ खास काम के नहीं, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नावर फारूकी जो सब विवादित धार्मिक टिप्पणियां करता था अपने कॉमेडी में, तो अलग अलग शहरों में उसके प्रोग्राम को पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। अब उसमें हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, ये इनटॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इधर उधर की बोल बच्चन ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। पुराने एक्सेल फाइल देख लो, खेल खत्म।
फिर मुद्दा वही सब स्कूल एजुकेशन इंटॉलरेंस, किसान कानून के बारे में, वो भी हमने सब खत्म कर लिया पढ़ के। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, उनसे हमको 3 चीज़ कॉपी करनी है। पहला है हेयर स्टाइल, दूसरा है उन्होंने वजन कम किया तो हमको भी करना चाहिए 20 किलो, और तीसरा कि उसकी लेदर जैकेट की बहुत फैशन चल रही है। लेकिन अभी किम जोंग उनको मज़ा नहीं आ रहा है कि दूसरे लोग मेरा लेदर जैकेट क्यों कॉपी कर रहे हैं, वो सिर्फ मैं ही पहनूं। तो पुलिस पकड़ लेती है उन लोगों को जो किम जोंग उन की कॉपी वाला लेदर जैकेट पकड़ते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी लेजिस्लेचर, कॉम्बेटेटिव फेडरलिज्म। एक तो होता है सहकारी संघवाद कि कोऑपरेट करे सब, कॉम्पिटेटिव लड़ाई झगड़ा करे। तो लड़ाई झगड़ा एक नया अब होगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट सब्जेक्ट में, मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब वो क्या होता है, केंद्र सरकार भी कानून बना सके, राज्य सरकार भी कानून बना सके, लेकिन केंद्र वाला कानून सर्वोपरि माना जाए। अब वैसे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों पर ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन ऐसी राज्य सरकार की बिजली कंपनियां जो करीब 47% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू पहुंचाई जाती है, वो सब नुकसान में चल रही है, कर्ज में डूबी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन प्रॉब्लम। क्यों है? उसका एक कारण है लोक लुभावन, पॉपुलिज्म। किसानों को सस्ते में बिजली दो, लेकिन उसमें बिजली कंपनी का जो नुकसान हुआ वो राज्य सरकार टाइम पर सब्सिडी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को नहीं देती, तो बैंक से जो लोन लिया है उसके आधार पे चलते हैं, वापस नहीं कर पाते। बिजली चोरी भी बहुत होती है कुछ गांव में, कुछ इलाकों में, लेकिन लोक लुभावन के चक्कर में, वोट बैंक के चलते उन बिजली चोरों पर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाती। बिजली ऑफिसर जाए पत्थरबाजी होती है, पुलिस जाए उस पर पत्थरबाजी वगैरह, इसके चलते प्रॉब्लम्स हैं। तब जानते देयर इज वन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, दिवालियापन शोधन अक्षमता। ये आईबीसी कोड ऐसा है कि सपोज बिजनेस लोन वापस नहीं हो रहा है, तो जो लैंडर्स हैं बैंक एनबीएफसी, वो जाएंगे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होगा और वो मध्यस्थता करेगा, मीडिएशन, कि अच्छा ये जो लोन है उसको वापस चुकाने में ब्याज कम कर दो, लोन का टेन्योर अवधि बढ़ा दो, या फिर कि कोई मैं और नया इन्वेस्टर या पार्टनर लेके आता हूँ, और ये सब भी असफल हो तो फिर उस कंपनी की नीलामी हो जाएगी। तो इधर भी आप समझिए कि ये सारी बिजली कंपनियां जो अब तक आईबीसी कोड से उनको बाहर रखा था शायद, अब सरकार एक नया अमेंडमेंट ला रही है, कानूनी संशोधन, ताकि इन बिजली कंपनियों के भी बैड लोन का ऐसे निपटान हो सके। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द कंक्लूजन कि कोई प्राइवेट सेक्टर वाली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नीलामी में इन सरकारी बिजली कंपनियों को खरीद लेगी। तो ऐसा जो कानून में सुधार होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, ऑब्वियसली कुछ स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स, उनको मज़ा नहीं आएगा, तो फिर कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म पंजाब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कुछ शुरू होगा। और दूसरी भी एक चिंता का विषय ये है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्य सरकार वाली इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को अपने नीलामी में ले लें, क्योंकि जो रूरल एरिया में हो, जहाँ पर पत्थरबाजी होती हो, बिजली चोरी को पकड़ने जाओ तो, और स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट ना करती हो, तो ऐसे इलाके में प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मे नॉट बी इंटरेस्टेड। खैर, अब अपने पास गौर करना यह है कि हमने अब तक कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म में क्या क्या पढ़ लिया। नीट की परीक्षा, उसमें तमिलनाडु कह रहा है कि ये सब अपने स्थानिक बच्चों का नाइंसाफ़ी हो रही है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वालों की मौज चल रही है, जीएसटी में कॉम्पेंसेशन के रूप पे पैसा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को टाइम पे रिलीज नहीं कर रहा है, बीएसएफ की बॉर्डर जुरिस्डिक्शन 15 किलोमीटर का हो, 50 किलोमीटर का हो, बंगाल और पंजाब राज्य सरकार को विरोध है। रेरा कानून हमने पढ़ा था, वेस्ट बंगाल में लागू नहीं हुआ है। फार्म लॉज में भी सब लड़ाई चलती थी एपीएमसी वगैरह के बारे में, और ये हमने एक नया जान लिया अभी कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी अब धमाल होगी। तो सोचो कितने सारे मुद्दे हमने जमा कर लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी लिखना हो तो यही लिखना है कि दीज आर द चैलेंजेस। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म तो भी ये लिखना है 250 वर्ड्स में, निबंध में भी पूछे तो धीरे धीरे अपने पास ढेर सारा माल जमा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, पेज 9, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसमें सी राजा मोहन की कॉलम। आज उन्होंने चाइना अमेरिका के बारे में लिखा है। वैसे नया कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसकी पूरी कॉलम पढ़िए ताकि इंग्लिश एंड आर्टिकुलेशन स्किल बेहतर हो। उन्होंने जो सब किया है उसकी इंग्लिश में समरी और हिंदी में समरी मैंने पूरी दे दी है, आराम से पढ़ लेना। जानने लायक सुनने लायक कुछ हो तो क्या। चीन को अभी तक हेकड़ी थी कि हमारे पास मिलिट्री है, पैसा है, तो हम सारे पड़ोसी देशों को गुलाम बना देंगे और सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन आप जानते हैं क्वाड समूह बन गया है, ये सब
अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिर चीन के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति रशिया और यूरोप के साथ भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माने में चीन ने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को बहुत मदद की, क्योंकि उसके द्वारा वो न्यूसेंस फैलाता था, न्यूक्लियर परीक्षण और आतंकवाद ये वो। लेकिन आजकल ये कोरोना, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद ये जो छोटे देश हैं उनकी अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स, लोकल रीजनल पॉलिटिक्स में वो अहमियत है नहीं। अभी पाकिस्तान के खुद के ही वांदे चल रहे हैं और भारत अब कोई उसको गोद में तो बिठाता है नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। तो दोज थिंग्स, उसके जरिए जो चीन न्यूसेंस फैलाता था उसका भी वो पावर कम हो रहा है। और पाकिस्तान खुद भी चीन के लोन वापस नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के अंदर खुद लोकल पब्लिक चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है, फैक्ट्री और पानी की किल्लत है वगैरह। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने वो कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर में गया था। उस वक़्त चीनी नेता बाकी सब एशियाई देश या कोरिया, वियतनाम, वहाँ पर ऐसा फैलाते थे कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म है, उससे बचना है तो हमारा कम्युनिज्म, साम्यवाद अपनाओ। लेकिन अब तो वो भी मुद्दे चले गए हैं। अब अलग अलग एशियाई देशों में उसका स्थानिक राष्ट्रवाद, लोकल नेशनलिज्म, कि भारत देश और सामने चीन सब खराब, उसी तरह हर देश में ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रवाद ज़्यादा पनप रहा है, तो चीन के खिलाफ वो सब पड़ोसी देश बन रहे हैं। चीन की भेड़िया योद्धा कूटनीति, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या थी? हर बात में लड़ झगड़ के दादागिरी करना, ऐसे जो उसके डिप्लोमेट का रवैया था, उसके चलते उसके बाकी सब देशों के साथ मित्रता, सौहार्द पहले से कम हो रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि चीन का सब गिर रहा है और अमेरिका जीत की तरफ है, क्योंकि जोग्राफिकली अमेरिका चीन से काफ़ी दूर है। तो चीन बाकी जो स्थानिक उसके आसपास के देश हैं, क्या है, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब पे दादागिरी करते रहता है। वहाँ पर वो इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, अलग अलग उनका धंधा बर्बाद करने के लिए, डंपिंग ऑफ द गुड्स, तो वो सब के चलते प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर ये साउथ चाइना सी में भी अपने जहाज भेज दे, ताइवान के ऊपर दादागिरी करने के लिए एरोप्लेन और फाइटर जेट्स भेजना शुरू करे। तो अमेरिका ने अब क्या करना होगा? ढेर सारा पैसा खर्च करना होगा इन सभी एशियाई देशों की सेना और हथियार का नवीनीकरण, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन करने के लिए, जिसके लिए ढेर सारा पैसा लगेगा। अब गौर करना ये भी है कि कोरोना के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस में अमेरिका के ऐसे प्रॉब्लम आ गए कि अफगानिस्तान से भी उनको निकल जाना पड़ा, क्योंकि सब सेना रखने का खर्चा नहीं है। तो क्या वो ये सब बाकी देशों को इतनी मिलिट्री सहायता कर पाएगा कि वो चीन के खिलाफ लड़ सके? उससे आप और भी मुद्दे जोड़ सकते हैं, कैसे इंडिया अमेरिका सब डिफेंस डील हो रही है एंड सो फॉर्थ। चाइना और अफ्रीका के बारे में एक और कुछ कॉलम है। चीन अब वो ये कर रहा है कि अफ्रीका में अपना प्रभुत्व मैं और बढ़ा दूं। उसके लिए उसने ये कहा है कि अफ्रीका के देशों से रिश्ते बेहतर करने के लिए उनको 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन फ्री में देगा, कर्ज माफ़ी कर देगा। लीस्ट डेवलप कंट्री, अफ्रीका में बहुत सारे अति पिछड़े देश, तो उन्होंने जो चीन से कर्ज लिया है उसका इतना इंस्टॉलमेंट माफ़ कर दिया जाएगा। ये सब चीन ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको अफ्रीका में सब माइनिंग और प्लांटेशन राइट्स चाहिए, खनन करना है वहाँ पर, एनर्जी, मेटल, डायमंड्स, गोल्ड। दूसरा, अफ्रीका में जो चाइनीज़ लोग रहते हैं उसके खिलाफ स्थानिक पब्लिक ज़्यादा विरोध नहीं करे, मौज में रहे कि देखो हमने तो वैक्सीन दिलवाया, सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो जाए। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कैसे ये दीजीबोती और दूसरी जगह ऊपर चीन अपने नेवल बेस बना रहा है, तो वो सब में उसकी सुविधा रहे, इसलिए ये सब लॉलीपॉप, फ्री वैक्सीन एंड लोन माफ़ी दी जा रही है। पेज 13, एथिक्स, सिविल सर्विसेज, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री वैसे दो जगह अपने को परेशान करे। पहला है मेंस पेपर 2 में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, और एथिक्स के अंदर वो सब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की डायलेमा। केंद्र सरकार ने तो लेटरल एंट्री शुरू कर दी, मतलब ऐसे लोग जिनको जो आईएएस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन उनको अनुभव है, तो उन्हें भी ये सब जॉइंट सेक्रेटरी टाइप की पोस्ट दी जाए। अब ऐसा ही कुछ वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट भी करने जा रही है कि जहाँ 50 लोगों को ऐसी नौकरी मिले जिनकी एज मिनिमम 35 ईयर्स हो, प्राइवेट सेक्टर में अनुभव हो, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होगी मान लीजिए 3 साल के लिए, और सैलरी हो 1.5 से 2 लाख रुपए। अब उसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या? भाई कोई भी गवर्नेंस की बुक या पीडीएफ मटेरियल ये जो फ्री में अपलोड करते हैं कोचिंग वाले, उठा के देख लो, उसमें प्रोज एंड कॉन्स 5-5 हो गए, खेल खत्म। ये अभी चर्चा में आए तो मैं पढ़ने बैठूँ ऐसा नहीं, ये जो सब मुद्दे हैं लेटरल एंट्री वगैरह वो पहले से रेडी होने चाहिए।
आगे पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज, कोरोना का ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो क्या RT-PCR टेस्ट करने से वो पता चल जाए कि ये वाला वेरिएंट है कि नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जिससे पता चल जाए, लेकिन सभी टेस्ट ऐसे नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से वो जो RT-PCR टेस्ट है वो सिर्फ इतना जानता है कि कोरोना है कि नहीं। अब उसमें कौन सा वेरिएंट है, अल्फा डेल्टा, इट विल नॉट हेल्प। उसके लिए अलग से आपने RT-PCR कैन ओनली कंफर्म वेदर पर्सन हैज इन्फेक्शन और नॉट। आपको जानना है कि कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट है, तो उसके लिए अलग से जीनोम टेस्टिंग के लिए वो सैंपल भेजना पड़ेगा, जिसके खर्चे और ज़्यादा होते हैं। फिर हम आगे बढ़े, ट्रोल्स। ट्रोल आप जानते हैं, सोशल मीडिया में गुमनाम अकाउंट बना के अभद्र चीज़ें लिखो। तो सामान्य रूप से आप देखिए, वास्तविक ज़िंदगी में क्या आप दूसरों के सामने बदतमीजी करते हैं, सड़क पे कोई भी चल रहा है उसको गाली दे दो या फूट इधर से, आप नहीं, क्योंकि आपको डर लगता है, पुलिस है, कानून है। लेकिन सोशल मीडिया में फेक अकाउंट बना के किसी के भी खिलाफ कुछ भी अनशंट बक सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तय किया है कि ऐसे ट्रोल से लड़ने के लिए एक नया कानून बन रहा है। उसमें बात ऐसी कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसकी ऐसे मानहानि की गई, बदनक्शी की गई, वो व्यक्ति सोशल मीडिया कंपनी को कांटेक्ट करे, तो सोशल मीडिया कंपनी ने उस ऑनलाइन ट्रोल जो कि फेक अकाउंट होगा, उस गुमनाम अकाउंट का नाम पता बताना होगा कि उसके पीछे ये वाला व्यक्ति है, उसका ये जो भी आधार कार्ड नंबर और एड्रेस है, ताकि वो जो विक्टिम है वो ट्रोल के खिलाफ कानूनी रूप से बदनक्शी, मानहानि, डेफेमेशन का दावा ठोक सके। और अगर ये सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक ऐसा नहीं करेगी, तो पीड़ित व्यक्ति उसी के खिलाफ डेफेमेशन का केस करके मार्क जकरबर्ग को पैसा देना पड़े, ऐसे ही सीन बनेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी फेडरलिज्म। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, किधर है उत्तर प्रदेश, ये रहा लखनऊ। ऊपर चले उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को अलग करने के लिए 2000 में ये कानून बना था। अब ये जो विभाजन हुआ था उसमें सिंचाई, हाईवे, बिल्डिंग, जंगल, टूरिज्म, इसमें अलग अलग सरकारी जो ऑफिस है, दफ्तर होंगे, प्रॉपर्टी होगी, वो सब का भी बंटवारा करना था। लेकिन अब विवाद कुछ ऐसा है कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे सरकारी ऑफिस या बिल्डिंग या कैनाल्स हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की अभी भी मालिकी है। तो उसका कैसे विभाजन हो, उसके लिए नया अग्रीमेंट दोनों राज्य के बीच बना है। अब उसके क्या सेलियंट फीचर है, व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटकम ऑफ दिस अग्रीमेंट, जवाब है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिवाय के आप या तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के हैं और यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपने फिर पढ़ना होगा कि क्या क्या उसमें चीज़ हुई। आगे बढ़ते पेज 15, इंटरनेशनल रिलेशन में तालिबान। तो वो 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक करवाया था, उसके मुआवजे, कॉम्पेंसेशन के रूप में अलकायदा और तालिबान ने अमरीकी पीड़ितों को $7 बिलियन देने, ऐसा अमरीकी कोर्ट का आदेश है। तो अब वो एनफोर्स असल में कैसे हो, तो अफगानिस्तान पर अब तालिबान गवर्नमेंट बैठी है, तो अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक का जो भी पैसा है वो सब तालिबान का माना जाए। तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे कि वो जो भी ऑनलाइन स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है उस हिसाब से फ्रीज कर दो इसके बैंक अकाउंट, और वो पैसा नहीं दे तब तक ये इंटरनेशनल कोई ट्रांजेक्शन ना कर पाए, ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं, उसका सोच विचार चल रहा है। पॉलिटी मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब पाएंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, देश का मुखिया कौन है, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ, क्योंकि वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जैसे अपना प्रेसिडेंट है वो चुन के आया, लेकिन उनका प्रेसिडेंट नहीं है, उनका ये क्वीन है। ऐसा ही बारबाडोस नाम के एक देश में भी था, ये बारबाडोस, होंडुरास, ये सब इधर मिलेंगे आपको कैरेबियन रीजन में। उन्होंने तय किया कि अब से ये ब्रिटिश महारानी हमारी हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगी, हमारी जो लोकल इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो बनेगी। यानी कि वो मीनिंग एलिजाबेथ रिमूव्ड एज हेड ऑफ द स्टेट, उसकी जगह प्रेसिडेंट इलेक्ट कोई नहीं आई है, उसका नाम जियोमारा कास्ट्रो, हम याद रखने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो कि वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, अब बारबाडोस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। और उसकी देखा देखी में बाकी भी जमैका और दूसरे देश जो हैं आसपास वो भी ऐसा करेंगे। ये रहा जमैका इधर, ऐसी संभावना है। पेज 16, इकोनॉमी। याद करो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब किसी सरकारी कंपनी में सरकार अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दे, और अगर ऐसा करते करते वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाए, मतलब 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाए, तो हम कहें कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जिसको सरकार बोलती है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है।
अब उसकी पॉलिसी क्या होगी? तो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे कि जहाँ पर कम से कम एक सरकारी कंपनी रखी जाएगी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर की वहाँ पर कम से कम एक सरकारी कंपनी रखी जाएगी। इसके अलावा जो जो चीज़ होगी, सपोज कोई टूरिज़्म की बनी हो होटल या कुछ, तो हो सकता है शायद वो सारी की सारी चीज़ें सरकार प्राइवेटाइज कर दे, उसको सरकारी कंपनी को बेच दे। तो ऐसा ही कुछ नया हो रहा है कि एक CEL कंपनी है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि रेलवे सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल, ऐसे सब चीज़ें बनाती थी। नुकसानी में चल रही होगी, तो सरकार ने अब उसको 100% बेच दिया है। ये डिसीजन कौन लेता है? ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म नाम की एक वैकल्पिक प्रणाली, ऐसी एक समिति है जिसमें बॉस होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब ऐसी फाइलें क्लियर करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा मुद्दा, नई क्या नीति है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। फ्री लेक्चर सीरीज Win21, उसमें देख लेना, ये वाला लिंक है, फ्री अनलॉक कोड है monal.org। उसी तरह एक और मुद्दा चल रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, सेंट्रल बैंक मतलब भारत में RBI, वो अपने कंप्यूटर पे कमांड दे Ctrl+P और करेंसी नोट प्रिंट हो जाए फिजिकल स्वरूप में, और फिर वो सब पैसा घूमता रहे स्कॉलरशिप, सब्सिडी, लोन, इन्वेस्टमेंट, शेयर, बॉन्ड वगैरह में। लेकिन चाइना ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वो ऐसा कि अपने कंप्यूटर में वो प्रिंट का कमांड नहीं दे, सीधा वो ऐसा कमांड दे कि डिजिटल स्वरूप में वो सारा रुपया या चाइनीज युआन जनरेट हो जाए, और फिर ई-बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के रूप में RBI के रेपो लोन, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से डिजिटली वो सारा पैसा चला जाए। तो वो चीज़ को हम क्या कहें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सॉवरेन डिजिटल फिएट मनी या डिजिटल बेस मनी, ऐसा होगा। चीन ट्रायल कर रहा है, भारत में भी ये होने वाला है। उसके क्या फ़ायदे नुकसान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्री लेक्चर सीरीज Win21 में, वो देख लेना, ये वाला लिंक है। आते इसमें नया क्या है, अगर रिजर्व बैंक चाहती है कि मुझे भी ऐसा डिजिटली पैसों को छापना है, फिजिकली पैसों को नहीं छापना है, उसके लिए रिजर्व बैंक के RBI एक्ट 1934 में सुधार करना होगा, ताकि बैंक नोट जो पेपर स्वरूप में होते हैं, इन एडिशन टू दैट डिजिटल स्वरूप में भी जारी किए जा सके, ऐसा परमिशन मिले। तो वो असल में जब होगा तो हम देखेंगे। अब इसके अलावा RBI की बहुत सारी बिजनेस जनरल नॉलेज, बैंकिंग जनरल नॉलेज चलती है जो अपनी एग्जाम में काम की नहीं। जैसे अनिल अंबानी की NBFC कंपनी थी, उसमें कुछ कांड हो रहे थे, तो RBI ने उसको उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने ऑफिसर्स को बिठाया, क्योंकि NBFC कंपनी के रेगुलेशन के पास के लिए भी रिजर्व बैंक के पास कुछ पावर है। LIC कोटक महिंद्रा में शेयर होल्डिंग कितनी बढ़ा सके, उसकी भी उसने कुछ परमिशन दी है। वो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग सामने दूसरों की कितनी, उसके कुछ टेक्निकल नियम होते हैं, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। सो दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। इसके अलावा आज रात 9 बजे तैयार हो जाइए, ये इंटरनल सिक्योरिटी साइंस टेक्नोलॉजी के जो मेंस के प्रश्न आए थे पिछली परीक्षा में, उसके मॉडल आंसर कैसे अप्रोच करें वो मैं कवर करूँगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।